चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन आफ्टर लॉन्ग डेज, है ना। हमें आज डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल सेक्शन दैट इज मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते करते हमें यहाँ पे 11th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट जो है वो पूरा कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो मैकेनिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फिजिक्स का ये पहला सेक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विथ मैकेनिक्स। क्या होता है मैकेनिक्स, मतलब व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स। चलो कमॉन फास्ट बोलो आंसर्स, अनम्यूट करके बोलो क्या है मैकेनिक्स मतलब। ऋषभ, व्हाट इज मैकेनिक्स। सर्वेश, सानिया, आवाज कम आ रहा है। चलो क्या है मैकेनिक्स मतलब बोलो, व्हाट इज मैकेनिक्स। मोर देन सफिशिएंट है आवाज, ठीक है। कितने लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, कॉमन फास्ट बोलो। चलो तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, क्या है मैकेनिक्स मतलब, कॉमन फास्ट आंसर देना है। व्हाट इज मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी एंड टाइम, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स मतलब क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैकेनिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। क्या है मैकेनिक्स मतलब, स्टडी ऑफ मोशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। मोशन की एंड मोशन से रिलेटेड जो भी फेनोमेनन है उनकी स्टडी करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको हमने मैकेनिक्स बोला है। क्या है मैकेनिक्स मतलब, वंस अगेन इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। अब ये मोशन से रिलेटेड जो भी फेनोमेनन होते हैं उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं कॉजेस ऑफ मोशन, कुछ होते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोशन। कुछ होते हैं कॉजेस ऑफ मोशन, कुछ होते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोशन। एंड इसके अकॉर्डिंग हम आगे जाके क्या करते हैं, ये मैकेनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक बनता है काइनेमेटिक्स, एक बनता है काइनेमेटिक्स एंड दूसरा बनता है काइनेटिक्स। अब ये काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, मैकेनिक्स की ब्रांचेस है। मतलब इनका काम भी क्या होगा, मोशन को स्टडी करना, लेकिन दोनों जो है अलग अलग क्राइटेरिया में मोशन को स्टडी करते हैं। अगर काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन को तो पढ़ना है, मोशन को तो स्टडी करना है, लेकिन मोशन क्यों परफॉर्म हो रही है उसका जो रीजन है, उसका जो कॉज है, उसको कंसीडर किए बिना अगर हम मोशन को स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाएगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। सिंपल देखो कि मोशन क्यों होती है उसको नहीं देखना है, यानी क्या देखना है हमें, सिर्फ मोशन का इफेक्ट देखना है, मोशन का कॉज देखना ही नहीं है। तो मोशन का इफेक्ट स्टडी करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच होती है उसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स। एंड जब भी हम मोशन की इस तरह से स्टडी करते हैं कि मोशन क्यों होती है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मोशन के इफेक्ट्स क्या है वो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मोशन के बस तीन इफेक्ट हमें मालूम है। एक, मोशन की वजह से बॉडी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी बोलते हैं। एंड तीसरा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यानी कि काइनेमेटिक्स को पढ़ना मतलब सिर्फ ये तीन टर्म्स को पढ़ना है। काइनेमेटिक्स को पढ़ना यानी सिर्फ तीन टर्म्स को पढ़ना है, एक डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, काइनेमेटिक्स को पढ़ना, ठीक है। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है। एंड उसके बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है जो मोशन इन ए प्लेन है। ये दोनों टॉपिक के डिस्कशन में हमें सिर्फ तीन कंसेप्ट के अबाउट डिस्कशन करना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनको छोड़ के हम चौथी टर्म पढ़ेंगे ही नहीं। इसका मतलब वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेक्शन है डिस्कशन का वो है बेसिकली मैकेनिक्स। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक बनेगा काइनेमेटिक्स, दूसरा बनेगा काइनेटिक्स। एक बनेगा काइनेमेटिक्स, दूसरा बनेगा काइनेटिक्स।
अब ये काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स में हमें सिर्फ क्या करना है कि मोशन की स्टडी करनी है, लेकिन मोशन के कॉज को छोड़ के, मोशन के कॉज के बिना, और मोशन के कॉज कौन कौन है वो छोड़ के अगर मोशन की स्टडी करेंगे तो उसको बोला जाता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मोशन, मोशन के इफेक्ट की स्टडी। और उसमें हमें क्या करना है, बस ये तीन कंसेप्ट पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी हमारा जो पहला टॉपिक आएगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एंड दूसरा टॉपिक आएगा मोशन इन ए प्लेन। दोनों भी टॉपिक में हम सिर्फ ये तीन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ये बात पहले से क्लियर कर लो। उसके बाद में हमें डिस्कशन करना है अबाउट काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में क्या होगा, पूरी डेफिनेशन एज इट इज रहेगी, बस यहाँ पे एडिशनल वर्ड क्या आएगा, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसीडरेशन ऑफ, विथ कंसीडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। हर एक मोशन जो होती है उस मोशन का जो कॉज है, जो रीजन है, उसको हम अगर कंसीडर कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं डिस्कशन में, तो वो बनेगा काइनेटिक्स। एंड इस काइनेटिक्स को हम डायनेमिक्स ऐसे भी बोलते हैं। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ने वाले हैं कि हर बार कोई भी मोशन अगर परफॉर्म होने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है, मुझे यहां से उठा के यहां पे रखना है, मतलब चौक का अगर देखेंगे तो चौक क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन मतलब क्या होता है उसके ऊपर भी हम डिटेल में आने वाले। यहाँ पे चार्ज ने क्या किया, चार्ज ने नहीं, चौक ने क्या किया, मोशन परफॉर्म की। तो यहाँ पे मोशन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मोशन का कॉज क्या था। मोशन का कॉज ये था कि मैंने यहाँ पे चौक को पकड़ के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके फिर उसको डिस्प्लेस किया था। यानी मोशन परफॉर्म कराने के लिए हर एक केस में, कोई भी केस हो, फिर नेचर में जब भी मोशन परफॉर्म होती है, उस मोशन को परफॉर्म कराने के लिए जो बेसिक उसके बिहाइंड रीजन होता है, कॉज होता है, उसको बोला जाता है, क्या है यहाँ पे लिखा है नहीं, उसको बोला जाता है एज फोर्स। हर एक मोशन के पीछे कौन है, फोर्स है। हर एक मोशन के पीछे कौन है, फोर्स है। यानी कि ये काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, इनको जो अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर फोर्स को कंसीडर करके पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक्स है, फोर्स को छोड़ के अगर पढ़ रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स है। ठीक है, डिस्कशन और स्टडी ऑफ मोशन चल रही है विदाउट कंसीडरेशन ऑफ फोर्स, वो बनेगा काइनेमेटिक्स, एंड विद कंसीडरेशन ऑफ फोर्स मतलब वो बनेगा काइनेटिक्स। मतलब फोर्स इस क्वांटिटी के मतलब बेस के ऊपर हम मैकेनिक्स को दो ब्रांच में सेपरेट कर रहे हैं। मैंने बोला कि हमारा जो पहला टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, दूसरा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। दोनों में भी हमें फोर्स का दूर दूर तक कोई डिस्कशन करना ही नहीं है, मतलब वो हम काइनेमेटिक्स के अंडर पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद में जो टॉपिक आता है दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उस मोशन को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स हमें वहां पे पढ़ना है। मतलब डायनेमिक्स का, काइनेटिक्स का पहला टॉपिक है दैट इज एनएलएम। उसी टॉपिक की सीक्वेंस अगर देखेंगे तो क्या होता है कि बॉडी फोर्स अप्लाई करके बॉडी को डिस्प्लेस करती है, एक बॉडी फोर्स अप्लाई करके दूसरे बॉडी को डिस्प्लेस करती है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वहां पे वर्क होता है। लेकिन वर्क करने के लिए कंपलसरी बॉडी के पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एंड उस वर्क के मतलब डूइंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको अपन पावर बोलते हैं। तो फोर्स आ गया मतलब फोर्स के साथ में वर्क, पावर, एनर्जी आने वाले हैं। फोर्स आ गया मतलब फोर्स के साथ में वर्क, पावर एंड एनर्जी आने वाले हैं। तो उस वर्क, पावर, एनर्जी को पढ़ने के लिए हमने फिर से एनएलएम के बाद में एक टॉपिक बनाया है दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। एंड ये छोड़ के 11th एनसीईआरटी में पार्ट फर्स्ट में जो दो टॉपिक बचते हैं, ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल मोशन, जिनमें ये दोनों बातों को फ्यूज करके, कंबाइन करके, इनका फ्यूजन करके सिलेबस बना गया है, जो नेचर में जो चीजें होती है उनका इंटरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए। यानी कि आगे के जो चार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा, मोशन इन ए प्लेन रहेगा, उसके बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रहेगा, एंड वर्क, पावर, एनर्जी रहेगी। ये चार टॉपिक मतलब पूरा फिजिक्स जो हमें स्टडी करना है, उस फिजिक्स को स्टडी करने के लिए एकदम बेसिक कंसेप्चुअल जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं हम, बेस बनाने का काम ये चार टॉपिक करने वाले। कोई नेचुरल इंटरेक्शन या फिर कंसेप्चुअल पार्ट ये खुद की कंसेप्ट एक्सप्लेन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियर होती है फिर रिमेनिंग सिलेबस में हम इनको क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए ये चार टॉपिक आगे के जो आने वाले दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उतने सिंपल है एंड उतने इंपॉर्टेंट है। कितने सिंपल है देखो कि ये जो तीन टर्म्स आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके ऊपर हमें दो टॉपिक पूरे डिस्कस करना है। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक इंट्रो ऑफ द मैकेनिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की डेफिनेशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बोली थी कि स्टडी ऑफ मोशन
है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, उसको हमने मैकेनिक्स बोला था। तो आते हैं डिस्कशन पे मोशन के ऊपर कि ये मोशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मोशन। चलो क्या होता है मोशन, अगर किसी को याद है तो बोलो। मोशन मतलब क्या है, देखो सबको मालूम है लेकिन बोल नहीं सकते, या फिर ऐसे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर वर्ड में कैसे बोलेंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होती है। एंड ये मोशन को समझना, यहां से जो एग्जांपल जिस तरह की बातें मैं बोलने वाला हूं उसी तरह से इमेजिन करके अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सबसे सिंपल टॉपिक रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सिंपल से सबसे डिफिकल्ट कब बन गया। ठीक है ना, जब इसके एमसीक्यू सॉल्व होंगे तब आपको उससे रिलेटेड मतलब और थोड़ी चीजें क्लियर होने वाली है। तो मोशन मतलब क्या होता है, मोशन मतलब होता है बेसिकली चेंज। मोशन मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ध्यान से देखो इस मोशन के डेफिनेशन को, ये आगे हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। सारा डिस्कशन इसी वर्ड के अराउंड होने वाला है नेक्स्ट 4 टॉपिक्स में। ठीक है, तो मोशन मतलब क्या है, सिंपली मोशन परफॉर्म होगी मतलब कोई भी एक बॉडी होगी, एक पार्टिकल होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और उसकी पोजीशन चेंज होने का जो भी फेनोमेनन है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि हर बार जो पोजीशन चेंज होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस एंड टाइम के साथ उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इन वर्ड के ऊपर हम आते हैं। इसमें देखो ये पोजीशन वाला वर्ड हमने यूज किया है, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि पोजीशन मतलब क्या होता है। पोजीशन मतलब है प्लेस, पोजीशन मतलब है जगह, है ना। और उसको हम और अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो क्या होगा, ये पोजीशन मतलब बनेगा पॉइंट इन द स्पेस एट विच बॉडी exist at the given instant of time। ठीक है, क्या है पोजीशन मतलब, ध्यान से पढ़ो। सिंपल एक स्पेस है, जैसे हमारा ग्लोब है, हमारी अर्थ है, उसका एक मैप है, और उस मैप के ऊपर कोई भी एक हमने पॉइंट लिया। जैसे अभी मैं घर पे हूं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे घर से क्लास पे जाना पड़ता। तो बेसिकली क्या होता कि अगर मैं घर पे हूं और मुझे कोई कॉल करता कि अभी आप कहाँ पे हो, वेयर आर यू, तो मैं उसको बोल देता कि मैं अर्थ पे हूँ, इंडिया में हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद, एंड मेरे घर का XYZ जो भी एड्रेस है यहाँ पे मैं हूँ टिल 12 PM। तो मैंने क्या किया, मेरी जो पोजीशन थी एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद में क्या होता कि मैं घर से निकल के क्लास पे जाता, और क्लास पे जाने के बाद अगेन अगर मुझे कोई कॉल करता तो मैं उसको क्या करता, क्लास का जो एड्रेस है वो एक्सप्लेन कर देता। बेटा माइक अनम्यूट करो अथर्व। ठीक है, तो क्लास पे जाने के बाद अगर मैं कॉल रिसीव कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, क्लास का एड्रेस बोल दूंगा कि अभी मैं वहां पे हूं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी नहीं चेंज हो गई लेकिन मेरे बॉडी ने मोशन परफॉर्म कर ली। कैसे मोशन परफॉर्म कर ली, एकदम सिंपल है कि पहले मैं फोन आने के बाद एड्रेस मेरे घर का बोल रहा था, और थोड़ी देर बाद मैं एड्रेस क्लास का बोल रहा हूं। यानी जिस पॉइंट पे स्पेस में जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे मेरी बॉडी एग्जिस्ट थी वो पॉइंट बदल गया। पॉइंट बदल गया, या पॉइंट पे मेरी बॉडी थी डिफरेंट पॉइंट पे चली गई, पॉइंट वही का वही है लेकिन मेरी बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली गई। तो पोजीशन मतलब क्या है, सिंपली वही है कि स्पेस में एक पॉइंट है जहां पे गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये पॉइंट स्पेस का बदलता है, पॉइंट बदल रहा है मतलब क्या बदल रहा है कि हमारी बॉडी जहां पे एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट अगर बदल रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये मोशन परफॉर्म करते टाइम हमें सबसे इसेंशियल वर्ड है स्पेस एंड टाइम, इसको इंक्लूड करना पड़ता है, इसको कंसीडर करना पड़ता है। जब तक ये स्पेस एंड टाइम की बात नहीं होगी तब तक हम मोशन के बारे में कुछ भी कंक्लूजन नहीं कर सकते। ठीक है ना, और ये जो स्पेस एंड टाइम होता है इसको मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वर्ड ऐसे लगता है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट आने वाला है, फ्रेम भी आ रही है, रेफरेंस डिफरेंस आ रहा है, इसलिए जितना पॉसिबल है इसको बाजू में ही रखो, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब स्पेस एंड टाइम है, स्पेस एंड टाइम का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्पेस एंड टाइम समझने के लिए इजी है, उसको फॉलो करो, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वो बोथ आर सेम, बट ये लिटिल बिट थोड़ा सा इसे लगता है कि कंफ्यूज करेगा, कुछ तो डिफिकल्ट होगा ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हर बार जब भी मोशन को एक्सप्लेन कराना है तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस लेते हैं, एंड इनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है ओरिजिन, इसके रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन जो भी होगी उसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जैसे एक्स कॉमा वाई हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि हमने डिसाइड किया कि हमारा स्पेस एंड टाइम कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों एक्सिस एंड उनका ओरिजिन। मतलब कि इस एग्जांपल के लिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बना, एक्स एंड वाई एक्सिस बना, मीनिंग वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको जो सिंपल लगता है वो फॉलो करो, स्पेस एंड टाइम बोलो या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, ये जब तक डिफाइन नहीं होता है तब तक मोशन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे, एकदम सिंपल एग्जांपल है, उसका फेमस एग्जांपल है कि जो माउंट एवरेस्ट होता है, माउंट एवरेस्ट होता है, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है, कमॉन फास्ट, इज माउंट एवरेस्ट एट रेस्ट और इन मोशन? माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है? हम सर रेफरेंस पे डिपेंड करेगा हम क्या ले रहे हैं। रेफरेंस की डिपेंड करेगा हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ सोबत अर्थ से कन्सिडर केला आपण तर मोशन मध्ये, अर्थ से कंसिडर किया तो मोशन मध्ये, क्या है, मोशन मध्ये आहे, मोशन मध्ये आहे, व्हेरी गुड। आणि जर रेफरन्स आपला घेतला तर ह्याच्या रेस्ट मध्ये। अजून देखो, कंडीशन ये है कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है, माउंट एवरेस्ट रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। कैसे, वो कैसे क्लियर हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेपाल में जाके बैठ जाएंगे और माउंट एवरेस्ट को 24/7 देखते रहेंगे, 10 साल देखते रहेंगे, 20 साल देखते रहेंगे, वो माउंट एवरेस्ट तो हिलेगा ही नहीं। मतलब कि नेपाल से, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर से अगर देख रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट रेस्ट में ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। तो माउंट एवरेस्ट रेस्ट का रेस्ट में ही है। लेकिन अब ये मोशन की बात कहां से आ गई कि अगर हम सेम माउंट एवरेस्ट को देख रहे हैं मून के ऊपर जाके, मून के ऊपर चले गए एंड वहां से टेलीस्कोप से हमने क्या किया, माउंट एवरेस्ट देखने का ट्राई किया, तो हमें समझ में आएगा कि अर्थ तो 24 आवर में एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। अगर अर्थ चक्कर कंप्लीट कर रही है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर का ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये अर्थ के रोटेशन के साथ में ये भी क्या कर रहा है, एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। यानी कि कंडीशन क्या हो रही है, माउंट एवरेस्ट रेस्ट में नहीं है, वो तो मोशन में है, लेकिन कब, अगर मून से देखेंगे तो। लेकिन जब अर्थ के सरफेस के ऊपर से देख रहे थे वो तो रेस्ट में ही था। तो माउंट एवरेस्ट मोशन में है या रेस्ट में है, बोलो। डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड, डिपेंडिंग अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से देख रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो अनदर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म से क्रॉस हो रही है और उस ट्रेन में कुछ पैसेंजर है 10-15, और उसके बीच में क्या हो गया, एक बर्गलर घुस गया, चोर आ गया, और उस थीप ने, बर्गलर ने, चोर ने क्या किया, गन निकाली, और गन निकालने के बाद एक गोली फायर कर दी, और फिर बाकी पूरे पैसेंजर को बोला कि हैंड्स अप, स्टैंड अप एंड हैंड्स अप, जागेवर उभे रहा आणि हाथ वर करा। तो क्या होगा, सब लोग भागेंगे इधर उधर या खड़े होके हाथ ऊपर करेंगे, व्हाट विल हैपन, हाथ ऊपर करेंगे, एक जगह पे खड़े रहेंगे, ठीक है ना। जो भागेगा वो फिर पागल होगा, ठीक है, उसका छोड़ दो। तो बेसिक ये कंडीशन हो गई। तो अब मुझे बोलो विथ, मतलब वो जो पैसेंजर है बोगी में, वो रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन। कहाँ से देख रहे हैं सर? कहां से भी देखो, ट्रेन चल रही तो मोशन में होगा, ट्रेन चल रही तो मोशन में रहेंगे, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते कृष्णा। अगर हम कंपेयर करेंगे कि बर्गलर के रिस्पेक्ट में सारे पैसेंजर रेस्ट में, वो देखेगा जो जहां पे खड़ा था वही वहीं पे खड़ा है, मतलब रेस्ट में। लेकिन सेम ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म से पास हो रही है और हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन रुकी नहीं, वो एक्सप्रेस थी, तो हमारे लिए वो बोगी तो पास हो रही है, हम देखेंगे आ रही है, सारे जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, मतलब वो क्या है, मोशन में है। यानी कि जब तक हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये क्लियर नहीं होता है,
तब तक मोशन को डिफाइन नहीं किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में अनटिल गिवन, जब तक दिया नहीं जाता है तब तक आपको कंसीडर करना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे लिए अर्थ रहेगी। जब तक मेंशन नहीं कर रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है क्या है, तब तक हम कंसीडर करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कौन रहेगा, अर्थ रहेगी। क्लियर है सबको? यस सर। तो मोशन मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। उसमें पोजीशन का मतलब क्या है, स्पेस में एक पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी एग्जिस्ट करती है, वो पॉइंट बदल गया मतलब बॉडी ने क्या कर दी, मोशन परफॉर्म कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिक्स मतलब क्या, काइनेमेटिक्स मतलब क्या, काइनेटिक्स मतलब क्या, मोशन मीन्स व्हाट, पोजीशन मीन्स व्हाट, स्पेस एंड टाइम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनका बेसिक इंट्रो हो गया। अभी हम एक्चुअल पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हम मैकेनिक्स में मोशन जो पढ़ने वाले हैं उसको अपन डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट केसेस में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब हमें सिलेबस में जो मोशन पढ़नी है वो मोशन के टाइप्स हमने मतलब कैटेगराइज करके रखे हैं अलग अलग केस में, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन आती है। अब ये क्यों करने, देखो उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे चौक उठा दिया और ऐसे फेंक दिया, क्या हुआ चौक का, चौक उठा के मैंने फेंक दिया, मतलब चौक ने क्या की, मोशन परफॉर्म कर दी। यस और नो? यस सर। अब मुझे बोलो कि यहाँ पे रूम में मैंने फैन भी लगाया है और वो फैन घूम रहा है, मतलब फैन का स्विच ऑन है, तो चौक को मैंने फेंक दिया तब उसने मोशन परफॉर्म कर दी। फैन क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है कि रेस्ट में है, मोशन कर रहा है। लेकिन मोशन की डेफिनेशन में पोजीशन चेंज होनी चाहिए। मेरा फैन जब से बिठाया था यहाँ पे तब से वही है, अपनी पोजीशन तो वो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कैसे बोलूं कि ये मोशन में है? आपल्याला वाटतं म्हणून फिजिक्स मध्ये काही रोटेशनल नसतं। मोशन। हाँ, रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशनल मोशन रोटेशनल मतलब मोशन क्या, वहां पे पोजीशन चेंज नहीं होती क्या? पार्टिकल फैन के पार्टिकल पोजीशन मोशन चेंज नहीं होती बट वो अपने अराउंड एंगल होता है सर, एंगल ओरिएंटेशन। एंगल बीच में कहां से आ गया? हमारी मोशन की डेफिनेशन क्या है कि मोशन में बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। रोटेशनल मोशन में अपने पोजीशन चेंज नहीं करता, वो अपने अराउंड रोटेट होता है। क्या होता है रोटेशनल मोशन मतलब? ऑब्जेक्ट के पार्टिकल अपने अराउंड, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल अपने अराउंड, हो गया। रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इन ओन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वेरी गुड। तो इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स थे, इसलिए हमने मोशन को क्या किया है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट है आपके, बस वन बाय वन उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो हमें पढ़नी है और जो एकदम बेसिक समझने के लिए इजी होती है वो है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? मोशन जिसमें बॉडी रियल में मूव करती है, अपनी वेरी पोजीशन गुड। चेंज करती है। ट्रांसलेट होगी बॉडी, है ना, ट्रांसलेट होगी मतलब क्या होगी, बॉडी एक पॉइंट से Position दूसरे change पॉइंट तक करेगी। ट्रैवल करेगी। तो हम उसको क्या डिफाइन करेंगे, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, आपको चाहिए तो बाद में उसके नोट्स बना लो। ठीक है, क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब? ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी, या फिर व्हेन बॉडी एक्चुअली गेट ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जहां पे बॉडी का एक्चुअल ट्रांसलेशन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, और वो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका एग्जांपल कब होता है ट्रांसलेशनल मोशन, कब बोलेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है? जब बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसलेट होती है तब। वेरी गुड, करेक्ट है। एग्जांपल चाहिए मुझे। ट्रेन। ट्रेन क्या ट्रेन? एक जगह से दूसरी जगह मूविंग तो कुछ तो एग्जांपल बोलो ना। ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू मनमाड, ठीक है ना, या फिर कृष्णा ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद टू जालना, अथर्व ट्रैवलिंग फ्रॉम सिल्लोड टू औरंगाबाद। इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी का एक्चुअल ट्रांसलेशन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। क्लियर है सबको? तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है एज ए ट्रांसलेशनल मोशन। तो हम पहले टॉपिक में ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो थोड़ी सी अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए हम इसको और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट वन होती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, और उसी को अपन मोशन इन 1D बोलते हैं, जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है। रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल बोलो। बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। वेरी गुड। बस है, साइकिलिस्ट है ना, हम खुद है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है तो और अच्छी बात है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन की और एक टाइप होती है जिसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कर्वीलिनियर मोशन? अलोंग द कर्व। जहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ था उसको रिप्लेस करके क्या आएगा, बस कर्व पाथ आएगा। जहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ था उसको रिप्लेस करके कौन आएगा, कर्व पाथ आएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्वीलिनियर मोशन। क्या है कर्वीलिनियर मोशन? मतलब मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग कर्व पाथ इज कॉल्ड एज कर्वीलिनियर मोशन। इसका एग्जांपल बोलो। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट along curve path, motion of bicyclist along curve path, motion of a bus along curve path हो गया। तो ये है हमारा पहला सेक्शन, इसको हम पढ़ने वाले हमारे पहले टॉपिक में, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन। इसको हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन यानी मोशन इन 2 डायमेंशन इस टॉपिक में, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मोशन में हम वहां पे सर्कुलर मोशन भी पढ़ने वाले हैं, हम वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ने वाले हैं, हम वहां पे मोशन इन ए प्लेन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, मोशन इन ए प्लेन। उसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ मोशन आती है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन की खासियत ये है कि इस टाइप के मोशन परफॉर्म करते टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जहां पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, कम ऑन फास्ट। रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन चाहिए, बोलो। It will rotate on its own axis. वेरी गुड। रोटेट इट अलोंग इट्स ओन एक्सिस मतलब क्या? रोटेट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, करेक्ट आंसर। मतलब क्या? चलो, उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसके अराउंड रोटेट करना। वेरी गुड। रोटेट होगा मतलब क्या होगा? क्योंकि क्या है, एक कॉमन चीज होती है, कॉमन सेंस होता है। जब भी हम किसी मतलब फिजिक्स में कोई वर्ड है, कोई पॉइंट है, जब उसको डिफाइन कर रहे होते हैं तो सेम वर्ड हम इंट्रोड्यूस नहीं करते उसको, समझ में आ रहा है ना। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाकी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको अपन डेफिनेशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन को रोटेट 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 मत बोलो, क्या होगा रोटेशनल मोशन में? कम ऑन फास्ट। विदाउट चेंजिंग पोजीशन। पोजीशन चेंज नहीं होगी। पोजीशन Motion of a particle about its concentric circle. अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। देखो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, सब जो आंसर्स आप दे रहे हो कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। बॉडी रोटेट होती है, मालूम है सबको, रोटेशनल मोशन में बॉडी रोटेट ही होने वाली है। जो फिजिक्स नहीं पढ़ता है वो भी ये बोल सकता है, लेकिन रोटेट हो रही मतलब क्या हो रही है वो मुझे चाहिए आंसर। कम ऑन फर्स्ट। जिसको फिजिक्स का पी भी मालूम नहीं है उसको भी अगर बोलेंगे रोटेशनल मोशन क्या होती है तो वो भी क्या बोलेगा, जिसमें बॉडी रोटेट होती है। रोटेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर टर्म्स को मैंने अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, उसको कंफ्यूजन के लिए और मत लिखाओ। सर थीटा। Object will move in an axis along a circular path. हाँ, कुछ भी, इट विल मूव अलोंग अ एक्सिस इन ए सर्कुलर पाथ, क्या ये? मोशन ऑफ In a- पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स एक्सिस। वेरी गुड, ये आंसर थोड़ा करेक्ट था। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। रोटेशनल मोशन मतलब क्या है, एकदम सिंपल। यहाँ पे फैन घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, फैन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फैन मोशन में है। कुछ तो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, ध्यान से सुनो।
मोशन ऑफ द बॉडी इन विच, मोशन ऑफ द बॉडी इन विच, ऐसी मोशन बॉडी की जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, every particle of the body performs circular motion, every particle of the body performs circular motion either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. खत्म। तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है कि ऐसी मोशन जिसमें बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हैं डिस्क जैसी, और यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स लिए हैं, तो ये उसका सेंटर होगा, इस सेंटर पे से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हर एक पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, 2 डायमेंशनल है तो सबका सेंटर सेम रहेगा, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, यानी कि बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स है दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो सबका सेंटर एक पॉइंट पे होता है, अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है तो सबका सेंटर एक लाइन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन में लिख के देने वाला हूं, हमारा जो टॉपिक रहेगा रोटेशनल मोशन उसमें, ठीक है, ठीक है प्रणव, नो इश्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गई सेकंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन। लेकिन इस रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हम यहाँ पे और इसके 2 सब टाइप बनाते हैं, जिसमें एक आएगा दैट इज सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? रोटेशनल मोशन तो समझ में आ गया कि बॉडी के ऊपर के सारे पार्टिकल क्या करने वाले, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले। तो ये सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? चलो बोलो। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस, ये करेक्ट आंसर है। मतलब बॉडी मूव होगी खुद, यानी कि ध्यान से सुनो, रोटेशनल एंड सर्कुलर में बेसिक डिफरेंस क्या है? रोटेशनल मोशन में बॉडी मूव नहीं होती है, सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव होती है, मतलब बॉडी ट्रांसलेट होती है, लेकिन ट्रांसलेट होने का जो पाथ है वो हमेशा से सर्कमफरेंस रहता है, हमेशा से सर्कमफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में। सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब इसका एग्जांपल बोलो, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं बेटा, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन है, इलिप्टिकल सर्कुलर कंसीडर कर सकते हैं। और मेरी गो राउंड, वेरी गुड, मेरी गो राउंड। अथर्व, मेरी गो राउंड मतलब जायंट व्हील, मतलब आकाश पालना, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करता है। ऐसे मेरी गो राउंड ऐसे हवा में चलता है कि इधर गया, ऐसे थोड़ी होता है, वो रोटेट हो रहा है ना अपनी पोजीशन चेंज किए बिना। Athlete on a circular ground. क्या? Running on a circular ground. हाँ, रनिंग कर रहा है, वेरी गुड, फिर बराबर है। सर मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, वेरी गुड, कीप ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। या फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन है हमारा। रोटेशनल मोशन बोल के एक अक्खा टॉपिक हमें डिस्कस करना है, सर्कुलर मोशन भी एक पूरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में रोटेशनल मोशन में और एक सब पॉइंट आता है, दैट इज रोलिंग मोशन। अब ये रोलिंग मोशन मतलब क्या है? क्या है रोलिंग मोशन? सर इसमें क्या ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों होता है। वेरी गुड। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है? जिसमें बॉडी रोल होती है। रोल होती है मतलब क्या होता है? अथर्व ने यहाँ पे आंसर दिया था, वो करेक्ट है। बाकी लोग भी बोलो कॉमन पास, क्या है रोलिंग मोशन मतलब? रोल होती है बॉडी। Performing translation, the motion which rotational involves motion, both. multiple। एक्सलेंट, वेरी गुड। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी रोटेट भी हो रही है एंड रोटेशन के साथ में ट्रांसलेट भी हो रही है। होता है कैसे? रोटेट भी हो रही है, ट्रांसलेट भी हो रही है, होता है ऐसे? हाँ सर। कहाँ पे? Wheels of car. व्हील्स ऑफ कार, वेरी गुड। कार के बारे में मालूम होगा आपको, क्या होता है? कार के व्हील्स रोटेट होते हैं और रोटेट होते होते टाइम वो कार जहां पे जा रही है कार के साथ चले भी जाते हैं, मतलब रोटेट भी हो रहा है एंड ट्रांसलेट भी हो रहा है। इसका मतलब दे आर परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ मोशन, जिसमें हमें रोलिंग मोशन अलग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन में एक सब टॉपिक हमें पढ़ना है।
उसके बाद में थर्ड वन आती है दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशनल मोशन? वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, वेरी गुड। और Motion in which body moves along the same path. ये again and एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। वाइब्रेशनल मोशन यानी क्या? द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। मतलब बॉडी के मोशन का पाथ क्या होगा? रिपीटेटिव होगा। तो रिपीटेटिव मोशन को बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन। कहां पे होता है ऐसे? एग्जांपल तबला, वेरी गुड। तबला या स्क्रीन ऑफ तबला? वायलिन वायलिन Strings of guitar. स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, वेरी गुड। वायोलिन, वायोलिन की स्ट्रिंग्स या वायोलिन? फ्लूइड, फ्लूइड, वेरी गुड। और ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब जब म्यूजिक प्रोड्यूस होता है वहां पे क्या करना पड़ता है? हमें वाइब्रेशन ही करने पड़ते हैं। जैसे ड्रम है, ढोल, उसकी स्क्रीन होती है, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अप डाउन मूव होती है। गिटार, वीणा, क्या जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्ट्रिंग को अपन प्लग करते हैं तो वो अप एंड डाउन मूव होती है। मतलब हर एक टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। फिर हम वाइब्रेशनल मोशन को पढ़ने के लिए अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर यस सर बक्कल कैविटी में होती है क्या वाइब्रेशनल मोशन? कहाँ पे? बक्कल कैविटी। यस, वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है। तो इस वाइब्रेशनल मोशन को हम क्या करते हैं? अगेन एसएचएम एंड वेव्स, ऐसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और हमें एसएचएम बोल के भी अलग टॉपिक दिया गया है, वेव्स भी अलग टॉपिक दिया गया है। तो जो बोर्ड पे दिख रहा है दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन एंड ये मैकेनिक्स का कंप्लीट सिलेबस है। ऑन एन एवरेज 12 से लेके 14 क्वेश्चंस, 12 से लेके 14 क्वेश्चंस will be there in your examination नीट के based on this section only। सेम बात अगर जेई पे करेंगे तो नियर अबाउट 7 से लेके 9, 7 to 9 क्वेश्चंस will be there based on मैकेनिक्स सेक्शन ओनली। जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसका यो हर एक टॉपिक बनेगा इसके ऊपर, मतलब इतना सारा वेटेज हमें नीट में भी एंड जेई में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक आज का, दैट इज कौन सा होगा? 1D. 1D। 1D को ही क्या बोला गया है एनसीईआरटी में? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये 1D या फिर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे क्या? रेक्टिलिनियर मोशन, जो एक्चुअल किसकी टाइप है? ट्रांसलेशनल मोशन की। ठीक है, एंड ये किस सेक्शन में आता है? काइनेमेटिक्स के या काइनेटिक्स के? काइनेमेटिक्स आता है या काइनेटिक्स आता है? काइनेमेटिक्स। इट मींस हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब सिर्फ क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। खत्म। इतने 3 कंसेप्ट पे टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो वन बाय वन इनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। पहले पोजीशन तो अभी डिफाइन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? कम ऑन फास्ट, क्या है डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेरी गुड। दो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, एक कंसेप्चुअल, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एंड दूसरी मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, मैं दोनों भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मतलब है चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एंड इसको छोड़ के और एक डेफिनेशन है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन। दोनों भी डेफिनेशन आपने बोली है वो करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। बस क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड देती है या हमें डायरेक्शन देती है। ठीक है, दिखती है सिंपल लेकिन उतनी सिंपल नहीं है ये डेफिनेशन। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमें हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये सेकंड डेफिनेशन हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करना है उसके अबाउट आइडिया दे रही है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या करना है? 2 पोजीशन के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। कौन सी 2 पोजीशन होगी?
इनिशियल एंड फाइनल। Starting point and फाइनल, एक्सलेंट, final वेरी points. गुड। सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल। जैसे बॉडी ए से निकली है, देन बॉडी बी के ऊपर चली गई, देन बॉडी सी के ऊपर आ गई, एंड एट देन बॉडी डी के ऊपर आके रुक गई। तो अगर हमें ए टू डी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए से लेके बॉडी कहां पे घूम रही है कुछ लेना देना नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम एक ही चीज दिमाग में रखनी है, बॉडी निकली कहां से थी, बॉडी गई कहां पे। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम ए, बॉडी एंड हो गई एट डी, तो ए से लेके डी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन केस। अब स्ट्रेट लाइन ही क्यों क्या ड्रॉ करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल लूंगा या फिर ऐसे ट्रायंगुलर पाथ लूंगा, तो हर बार वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब हर बार हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ही वहां पे यूज करनी है। क्लियर है सबको? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। हर बार जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, बस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उनको कनेक्ट करना है, बात खत्म। दूसरी बात, पहले वाली डेफिनेशन क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि देखो आगे जाके हमें यहाँ पे लिखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टॉपिक में हम डिनोट करेंगे बाय यूजिंग एक्स होगा, कधी कधी मनात आलं तर एस पण असेल, कभी कभी वो डी भी होगा, एक्स होगा, एस होगा, डी होगा, तीनों से हम डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका यूनिट मीटर होगा, इसके डायमेंशंस L1 होंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। वेक्टर रहेगी मतलब क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगी। और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है उसकी आइडिया हमें यहाँ पे मिलती है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज रहेगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कहां पे रहेगी डायरेक्शन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको डिस्प्लेसमेंट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैकेनिक्स में हर बार हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, कभी कभी डायरेक्शन को छोड़ के भी हमें कुछ क्वांटिटी को पढ़ना पड़ता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में हम यहाँ पे और एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम या डिफरेंट है दोनों क्वांटिटीज? डिफरेंट। डिफरेंट है। एक क्वांटिटी को दो नाम हम फिजिक्स में कभी नहीं देते, दो बार उसको पढ़ते ही नहीं है। ये क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है। बेसिक डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, डिस्टेंस स्केलर है। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। प्रणव परत तेच, डिस्टेंस को डिफाइन करते टाइम डिस्टेंस वर्ड नहीं चाहिए। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। वेरी गुड। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। कोर्स ऑफ मोशन मतलब जब तक बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बॉडी के मोशन परफॉर्म करते टाइम जितना भी पाथ लेंथ कवर किया होगा पूरा का पूरा कंसीडर करना है। डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम क्या था, हम इनिशियल पोजीशन लेते थे, फाइनल पोजीशन लेते थे, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करते थे, बस हो गया डिस्कशन। वैसे डिस्टेंस में नहीं करना है। डिस्टेंस में क्या चाहिए, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। मतलब जहां पे बॉडी गई थी वो पूरा का पूरा पार्ट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल यहाँ पे लिखा था कि बॉडी ए से निकल के बी पे जाती है, देन सी पे आती है, देन डी पे रुकती है। तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कौन सी है कुछ भी लेना देना नहीं है। डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम हमें ए टू बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे वो एक्स है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे वे वाई है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे ये जेड है। तो टोटल डिस्टेंस बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तीनों की सम यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, तीनों की एडिशन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसको डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा पार्ट सेम होगा। इसका नोटेशन एक्स डी, इसका एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशंस L1, बस ये स्केलर क्वांटिटी होगी। एंड अगर स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, बोलो? डायरेक्शन ही नहीं होगी सर, डायरेक्शन क्वांटिटी है, डायरेक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्लियर है दोनों भी।
अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कुछ स्टार मार्क करके पॉइंट में लिख के दे रहा हूं, इनको अच्छे से समझ लो, इनको अच्छे से याद करो। डिस्प्लेसमेंट may be positive, 0 or negative, but distance always be 0 or positive. डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, समझ रहे आप। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होने की वजह से अगर हम ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, बट डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो 0 रहेगा मैक्स टू मैक्स या फिर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट केस, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट से हर एक केस में ग्रेटर रहेगा, उसमें बस एक ही एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। वेरी गुड। एक्सेप्ट व्हेन बॉडी इज मूविंग, body is moving along straight line path, ठीक है। क्योंकि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पे और एक वर्ड चाहिए, ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। एंड हम ये टॉपिक जब तक डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वहां पे यही कंसीडरेशन होगा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज किए बिना, इसलिए हर बार क्या होगा, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इस टॉपिक में। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन होने के बाद कंसेप्चुअली आगे बढ़ेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और एक नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़नी पड़ती है जिसको हम मतलब टाइम कंसीडर करके इंक्लूड करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v से, वेक्टर है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्चुअल ऐसे रहेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, यानी कि ये बनेगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बोलो, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस क्या होंगे? L1t-1। स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन होगी, कहाँ पे होगी? सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, ये बन गई वेलोसिटी। बस ये वेलोसिटी जो है हमें इसको दो टाइप से पढ़ना, दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आने वाले जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में आपको पूछे जाते हैं, जिसमें एक कंसेप्ट आती है वो बोलती है एवरेज वेलोसिटी की, एंड दूसरी कंसेप्ट आती है वो होती है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अब ये एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस में क्या डिफरेंस है प्रणव? एव्हरेज म्हणजे टोटल डिस्टन्स कव्हर केलं त्या टोटल टाइम मध्ये, आणि इन्स्टंटेनियस म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टाइम मध्ये। वेरी गुड। एवरेज का मतलब ओवर होल जर्नी, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल अगर लेंगे 50 ओवर्स में 300 रन्स बन गए, तो एवरेज रन रेट कितना हुआ? 6 रन्स पर ओवर। लेकिन एक ओवर में अगर कोई बैट्समैन था उसने 26 रन मारे थे, तो पर्टिकुलर उस ओवर के लिए रन रेट कितना हो गया? 26 रन्स पर ओवर। ये डिफरेंस है। एवरेज मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। जैसे हम औरंगाबाद टू पुणे जा रहे थे, टोटल डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, हमें जाने के लिए टाइम लगा 5 घंटे, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 250/5 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। समझते का?
Yes, sir. sir. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कंटिन्यूसली 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, है ना। हम निकले औरंगाबाद से, ट्रैफिक सिग्नल लगा, हमारी स्पीड 0 हो गई, फिर आगे गए, ट्रैफिक ही नहीं था, रोड अच्छा था, हम 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, बीच में खाना खाने के लिए रुक गए, मतलब गाड़ी रुकी हुई थी, मतलब फिर से स्पीड 0 बन गई। इसका मतलब जो है कि हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट थी, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का एक बेसिक डिफरेंस ये है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये रिलेशन हमें यूज करना है, बाकी यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन बोथ आर सेम रहेंगे। एंड इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, v इंस्टा इज इक्वल्स टू, बोलो, मालूम है किसी को, बोलो, dx by dt. dx by dt करना पड़ता है। वेरी गुड। लेकिन dx by dt से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन होगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि हम जो डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम दिया है डेल्टा t, वो कितना है, इतना है। कितना है, टेंड्स टू 0। 0 नहीं है लेकिन 0 जितना स्मॉल है, 0 नहीं है लेकिन 0 जितना स्मॉल है। इतने छोटे से टाइम इंटरवल में अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसी टाइम से डिवाइड करेंगे, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन ये जो टाइम होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये कितना छोटा होता है। अभी से अगर 0.00 संध्या काल तक 00 बोलता रहूंगा, लास्ट में 1 सेकंड बोलूंगा, उसके बाद जो टाइम आता है उतना टाइम ये लिमिट में होता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सेम इक्वेशन को मॉडिफाई करके उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये v इंस्टा बनता है dx by dt। ये बनता है dx by dt। v इंस्टा इज इक्वल्स टू बन गया dx by dt। यानी कि आपको क्या करना है, व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स देखना है कि पूछा क्या है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो सिंपली आप क्या करेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दोनों की सब्ट्रैक्शन करके टाइम से डिवाइड करेंगे। एंड अगर आपको इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे, उसके एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एक दो, तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, ऐसे इक्वेशन दिया है, और क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला है। और आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5th सेकंड, t इज इक्वल्स टू 5th सेकंड। तो दोनों सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। हमें एक इक्वेशन दिया है और बोला है कि ये डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो उसके ऊपर से मुझे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे 0 से 5 बोला है, यहाँ पे 5 बोला है, तो दोनों क्या रहेंगे, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? क्योंकि ये 0 से 5 का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 एक्चुअल 5, एंड जब ऐसे 5th बोलते हैं इसका मतलब होता है 4th खत्म होने के बाद एंड 6th स्टार्ट होने से पहले जो होता है वो होता है 5th सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हर बार सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। जब आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पहले t इक्वल टू 0 पुट करके इनिशियल पोजीशन यानी x1 कैलकुलेट करेंगे। तो बोलो 0 स्क्वायर 0 0 इंटू 2 0 प्लस 5 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 10 10 10 तो x1 इनिशियल पोजीशन आ गई 10, बाद में टाइम दिया है आपको 5, यानी कि मैं t की वैल्यू 5 पुट करने वाला हूं। बोलो 5 स्क्वायर
25, 25 का डबल 50, 50 प्लस 25 75, प्लस 10 85, यानी x2 कितना मिला यहाँ पे 85 मिला। अब अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। अब फाइनल कितना है 85, इनिशियल कितना है 10, 10, 85 माइनस 10 75, 75 अपॉन 5 15, 15, 15। तो आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी का 15 मीटर पर सेकंड और होल जर्नी। लेकिन अगर हमें 5th सेकंड पे चाहिए तो उसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन का इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला लगता है। एकदम ध्यान से देखो, जो भी वेरिएबल दिया जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल टाइम रहेगा, तो वेरिएबल की जो पावर रहेगी जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ऐसे दिया जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू n, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे, यानी टी रेज टू n का डेरिवेटिव कितना बनेगा n इंटू टी रेज टू n माइनस 1। समझ में आ रहा है सबको? अब बोलो टी क्यूब है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3t square. 3t square, 3t square. 9t क्यूब है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 27, 27t square. 7t square. 27t स्क्वायर। 5t रेज टू 4 है 20t raised to 20t cube. 20t 20t क्यूब। cube. इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करो, 60t 60t square, 60t square. square. और एक बार करो, 120t. 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 और एक बार करो, 120. 120. और एक बार करो। 0. क्यों जीरो? 0. Power 1 है. constant का डिफरेंशिएशन Power जीरो 1. हाँ? जीरो आता कांस्टेंट का जीरो आता कांस्टेंट का क्यों जीरो आता? रूल है सर, वो रूल डिफरेंशिएशन का रूल। ऐसे पावर क्यों 1 लिखा गया? पावर हाँ पावर। देविका बोलो इसका आंसर, देविका। नहीं मालूम? सर कोई वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं इसलिए जीरो है। उसका रीजन ये होता है बेटा कि 1 है, oh no, 120 जो है इसका मतलब ये होता है 120 इंटू टी रेज टू 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 कितना है 1 है। समझ रहे हैं ना? तो जब डेरिवेटिव लेंगे पावर से मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है 120 इंटू 0 इंटू टी रेज टू माइनस 1, बट 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पढ़ लगा? Yes sir. ओके चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते, बोलो 2 इंटू 2 4 4, 5 5 5, का 0. टाइम कितना दिया था 5. करो 5, proof। तो वेलोसिटी कितनी होगी 25, 25. 25. ये मिल गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. चलो अब वेलोसिटी हो गई, इसी तरह से स्पीड भी आएगी। स्पीड में क्या होगा, बस डायरेक्शन नहीं होगी एंड ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस होगा, बाकी पूरी सॉल्व करने की प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, अब वेलोसिटी एंड स्पीड के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? मतलब velocity per unit time, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कौन बोला ये? कौन बोला ये? मी सर. प्रणव, तू असा आन्सर कस काय देऊ शकतो? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ, चेंज change इन in वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी
per unit time. Change in velocity per unit time is called as acceleration, denoted by a vector given by final velocity minus initial velocity upon total time, या फिर change in velocity dv vector upon dt. ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. डायमेंशंस क्या होंगे? L1 t-2. स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर. क्योंकि इसको डिफाइन करते टाइम हम चेंज इन स्पीड कभी नहीं बोलते, चेंज इन वेलोसिटी बोलते. ठीक है, बस यहाँ पे एक पॉइंट है, स्टार मार्क करके आपको याद रखना है. कौन सा? इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन it's a acceleration or it's an acceleration. But if velocity is decreasing, उस केस में क्या होगा? रिटार्डेशन. उसको बोला जाएगा रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन. डीएक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन. ठीक है, सिर्फ वर्ड में डिफरेंस है या और किसी चीज में डिफरेंस है? और कुछ चेंज होता है यहाँ पे? डायरेक्शन सर. वेरी गुड. अगर ये सेम एक्सेलरेशन रहेगा तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी. लेकिन अगर वो डिसेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. यानी कि देखो, हमने बाइक स्टार्ट कर दी है और बाइक को अपन अभी घुमा रहे, मतलब रोड पे लेके जाने वाले और भगाने वाले. तो वहां पे क्या करना है हमें? सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद उसको एक्सेलरेट करना है. एक्सेलरेट करना है मतलब क्या करना है? वेलोसिटी बढ़ानी है ना, समझ रहे क्या? हाँ. और वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है कि वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअल बाइक को क्या करता है? आगे से पकड़ के ऐसे खींचता है. समझ में आ रहा है? मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. लेकिन हम रोड पे बाइक घुमा रहे हैं और सडनली कोई ऑब्स्टेकल आ गया और हमें स्पीड कम करनी है, बाइक को रोकना है, तो क्या करना पड़ता है? पाय टेकावं लागतात का ब्रेक दाबावं लागतं? ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं. तो ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है? जो एक्सेलरेशन पहले फॉरवर्ड एक्ट होता था वो 180 डिग्री से पीछे जाता है एंड बाइक को पीछे से खींचने लगता है. और पीछे से खींचने की वजह से क्या हो गया? वेलोसिटी आगे थी, एक्सेलरेशन पीछे है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती है, मतलब वहां पे रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है. क्लियर है? यस सर. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल क्लियर सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, अब ये जो तीन कंसेप्ट है इनको ही पढ़ना है. ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो या फिर आगे मोशन इन ए प्लेन हो, दोनों भी टॉपिक में. ठीक है, तो अब बेसिकली इन तीन टर्म्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास है कुछ इक्वेशंस जिनका काम है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको कंबाइन करना. और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको हम बोलते हैं एज ए काइनेमेटिकल टर्म्स. क्या बोलते हैं उसको? काइनेमेटिकल टर्म्स. और काइनेमेटिकल टर्म्स को कंबाइन करने के लिए जो इक्वेशंस हम यूज करते हैं उनको बोला जाएगा एज ए काइनेमेटिकल इक्वेशंस. क्या बोला जाएगा? काइनेमेटिकल इक्वेशंस. तो कितने होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस? 10-15. 3. बोलो. फर्स्ट वन V equals to U plus AT. जिसमें v का मतलब final velocity. U का मतलब Initial velocity. v का मतलब Acceleration. U का मतलब Time. सेकंड वन बोलो. V square equals to U square plus 2AS. v का मतलब Final velocity. U का मतलब Initial velocity. a का मतलब Acceleration. this is the Displacement. third one. s equals to ut plus yes का मतलब Displacement. u का मतलब Initial velocity. Initial velocity. p Time. 1/2 Constant. a. Acceleration. गुड. और इनको छोड़ के और एक है जिसको हमें बहुत बार यूज करना पड़ता है, दैट इज u plus a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1, 2n-1. जिसमें sn का मतलब Displacement at nth second. nth सेकंड, मतलब पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन,
तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मीनिंग सेम है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, बस यहाँ पे t की जगह पे n यूज किया है, ठीक है। एंड इसको छोड़ के और एक यूज कर सकते हैं आप, करना नहीं है कभी, लेकिन रहने दो लिस्ट में, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। इससे भी अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चारों जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These are 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। इनको काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्यों बोला गया? क्योंकि ये काइनेमेटिकल टर्म्स को कोरिलेट कर रही है, कंबाइन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। है क्लियर सबको? सर हाँ बोल बोल। सर लास्ट का जो इक्वेशन लिखा के दिया वो हर कंडीशन में अप्लाई होगा क्या? ये क्या? हाँ वही वो बस एप्लीकेबल होगा आपको 2 वेलोसिटी एंड टाइम दिए तो, मतलब बोला जाएगा कि इफ अ बॉडी इनिशियली ट्रैवलिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर in time interval 10 seconds, its velocity becomes 50 km per hour, then calculate the displacement covered during this time. एक Yes, कंडीशन में वो ज्यादातर उसको अपन अप्लाई नहीं करते, लेकिन लिस्ट में रहने दो, ठीक है। यस सर। ओके, सो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिकल टर्म्स, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनको इंट्रोड्यूस किया। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस का जो भी इंट्रोडक्शन है वो भी देख लिया है, ठीक है। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने ज्यादा यहाँ पे नहीं की है, तो